हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएस निर्वाणा। जैसे कि हम सबको पता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस प्री एग्ज़ाम की डेट 22 दिसंबर दी हुई है। इसी प्रकार बीपीएससी का एग्ज़ाम जो है वो 13 दिसंबर को हो रहा है। इसी के मद्देनज़र हम लोग जो है समसामयिक घटनासार की क्लासेस यहाँ पर करेंगे, जिसमें कि जनवरी 2024 से लेके 5 नवंबर 2024 तक का घटनाक्रम शामिल है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, खेल जगत और जितने भी हमारे आर्थिक घटनाएं हैं उत्तर प्रदेश विशेष, इन सबको हम पढ़ेंगे। ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग इसको बहुत ही अच्छे से कर लेते हैं तो हम अपने एग्ज़ाम में आने वाले 90% क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसमें आज अब ये जो है हम लोग सार संग्रह वार्षिकी से शुरू करेंगे, क्योंकि वो सबसे इम्पॉर्टेंट है और इसके तकरीबन 25 पेज हैं। तो इस हिसाब से हम लोग इसको रोज़ के 3 पेज करते हुए चलेंगे, ताकि हम जो है 7 से 8 दिन में इसको ख़त्म कर दें। 7 से 8 दिन में जब ये हमारा ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद बाकी का जो डिटेल्ड वर्जन है वो मैं आपको उसमें से जो भी इम्पॉर्टेंट होंगे वो सिर्फ उनको ही पढ़ाया जाएगा। तो चलो आओ स्टार्ट किया जाए सार संग्रह वार्षिकी, जिसमें सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 6 नवंबर 2024 को हुई कैबिनेट की बैठक में विद्यार्थियों को 10 लाख रुपए तक का सस्ता ऋण देने वाली किस योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। तो अभी फ़िलहाल इसकी घोषणा जो है बजट में की गई थी। इस योजना का नाम है पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना में जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं या होनहार विद्यार्थी हैं उनको 10 लाख रुपए तक का सस्ता ऋण जो है दिया जाएगा, बहुत ही कम रेट पे, इंटरेस्ट रेट पे। इस योजना का नाम याद रखना है, पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। नेक्स्ट हमारा है वह भारतीय छात्र जिसकी लघु फिल्म सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो के ने लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर 2024 के लिए क्वालिफाई किया है। तो हमारे एक भारतीय छात्र हैं जिन्होंने एक लघु फिल्म बनाई है, शॉर्ट फिल्म बनाई है, सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो, और इस फिल्म को जो है लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर 2024 के लिए क्वालिफाई किया गया है। उस छात्र का नाम है चिदानंद एस नायक। चिदानंद एस नायक जो हैं वो एफटीआई के छात्र हैं और इनकी फिल्म सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो को जो है शॉर्ट एक्शन फिल्म कैटेगरी में जो है ऑस्कर के लिए नामित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अक्टूबर 2024 में किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रपति भवन, संसद, इंडिया गेट और अन्य सरकारी कार्यालयों को लाल रंग से रोशन किया गया है। तो हमारे देश के राष्ट्रपति भवन, संसद, इंडिया गेट और ऐसे ही और सरकारी कार्यालयों को लाल रंग से रोशन किया गया है। डिसलेक्सिया बीमारी जो है ये एक मानसिक बीमारी है, इससे जागरूक करने के लिए। नेक्स्ट है कि जो है नेक्स्ट हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तब भी हम लोग इसे एक बार देख लेते हैं। किस राज्य में भुज नलिया रेलवे लाइन गेज रूपांतरण परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो वो राज्य है गुजरात। इसके बाद जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है वो है कि इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन जो है वो लॉन्च किया है लेह लद्दाख से। अब हमारे मन में ये सवाल आएगा कि एनालॉग मिशन क्या होता है। तो एनालॉग स्पेस मिशन एक पृथ्वी के ऊपर बनाए गए किसी बेस स्टेशन में अंतर्ग्रही निवास स्थान की चुनौतियों से निपटने के लिए धरती के ऊपर ही एक अंतरिक्ष जैसा वातावरण बनाया जाता है। यानी कि जैसी कंडीशंस हमें स्पेस में फेस करने को मिलती हैं वैसी कंडीशंस वाला एक बेस स्टेशन जो है पृथ्वी पर बनाया जाता है, जिसको हम लोग एनालॉग स्पेस मिशन के लिए एक स्थान चुना जाता है और इस स्थान को भारत में लेह लद्दाख में चुना गया है। आप कोशिश करिएगा कि ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपनी कॉपी पर नोट करते जाइए, ताकि आपको इनको बाद में रिवीजन करने में आसानी हो, या फिर बुक के ऊपर ही इनको अच्छे से हाईलाइट करते जाइएगा। नेक्स्ट हमारा है अक्टूबर 2024 में
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर भारत के पहले स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर पवना चित्र का अनावरण किया गया? तो हमें क्वेश्चन किस तरह आ सकता है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि पवना चित्र क्या है। तो पवना चित्र क्या है, ये एक ऑटोमेटिक इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटर है, यानी स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर है। इसका अनावरण जो है भारत के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया है तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल में। तो हमें क्वेश्चन में पूछा जा सकता है पवना चित्र क्या है, या फिर पवना चित्र का संबंध किससे है, पवना चित्र को कहाँ पर अनावरण किया गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझ के ग्रास्प करके हुए चलना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 20 अक्टूबर 2024 को असम के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई मिशन वसुंधरा 3.0 योजना का उद्देश्य क्या है? तो अभी हाल ही में असम के मुख्यमंत्री ने मिशन वसुंधरा 3.0 योजना शुरू की है और इस योजना का उद्देश्य है असम के मूल निवासियों को भूमि अधिकार प्रदान करना। मिशन वसुंधरा असम में पहले भी चलाई जा चुकी हैं और ये इसका तीसरा चरण है, इसीलिए इसको 3.0 नाम दिया गया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ीसा और बंगाल के तटीय इलाकों में 24 से 25 अक्टूबर 2024 को आया भीषण चक्रवाती तूफान, उसका नाम क्या था? जैसे हम सबको ज्ञात है कि पिछले ही महीने 24-25 अक्टूबर में उड़ीसा और बंगाल के तटीय इलाकों में एक भीषण चक्रवाती तूफान आया था। उस चक्रवाती तूफान का नाम दाना रखा गया था और इस चक्रवात को ये नाम सऊदी अरब ने दिया था, हाँ, लेकिन इसका ये नाम कतर ने सुझाया था। तो इस प्रकार हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे ऑप्शंस में कतर हो तो हम कतर सही लगाएंगे, ये हम लोग इसको करेक्शन कर लेंगे या फिर अपने बुक में इसको लिख लेंगे। कतर और सऊदी अरब दोनों में से जो भी हमें ऑप्शन में होगा हमें वो नाम देना है। नेक्स्ट हमारा है बहुलक्ष्य विस्फोट उपकरण अग्नि अस्त्र को कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो एक जो है भारतीय DRDO ने एक अस्त्र बनाया है या उपकरण बनाया है जिसका नाम रखा गया है अग्नि अस्त्र। तो अग्नि अस्त्र क्या है? ये एक बहुलक्ष्य विस्फोट उपकरण है और इसको गंगटोक सिक्किम में जो है लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शक्ति सेट मिशन के बारे में। शक्ति सेट मिशन क्या है? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में 12,000 लड़कियों को सशक्त करने के उद्देश्य से एक मिशन बनाया गया है जिसका नाम दिया गया है शक्ति सेट मिशन। अब इस मिशन को किसने लॉन्च किया है? इस मिशन को लॉन्च किया है एरोस्पेस स्टार्टअप स्पेस किड्स ने। तो हमारे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि शक्ति सेट मिशन को किसने लॉन्च किया है? तो ये रखना है कि इसको लॉन्च किया है एरोस्पेस स्टार्टअप स्पेस किड्स ने और इसमें 12,000 लड़कियों, ये नंबर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यूपी ही जो है ये नंबर के ऊपर फैक्ट्स के ऊपर खेलता है तो एग्ज़ाम में, तो इसीलिए 12,000 लड़कियों को याद रखना है कि 12,000 लड़कियों को सशक्त करने के लिए ये बनाया गया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि यात्रा रुझान रिपोर्ट आई है। यात्रा रुझान रिपोर्ट को किसने लॉन्च किया है? स्काई स्कैनर ने लॉन्च किया है और इसके अनुसार इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025 में भारतीयों का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल कौन सा हो सकता है? तो ये स्थल हो सकता है शिलोंग, जो कि है मेघालय में। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यात्रा रुझान रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारतीयों का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल कौन सा होगा? तो इसका जवाब होगा शिलोंग, मेघालय। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश में एक नया मिसाइल परीक्षण क्षेत्र विकसित किया गया है जिसकी जो है मंजूरी कैबिनेट समिति ने दी है। तो आंध्र प्रदेश में कहाँ पर एक नया मिसाइल परीक्षण के क्षेत्र खोला गया है? तो ये खोला गया है नागालैंड कृष्णा जिला में। हमारा ये शिलोंग वाला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा ये क्वेश्चन नागालैंड वाला इम्पॉर्टेंट है, इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 आया है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024। तो इसको जो है विश्व न्याय परियोजना ने जारी किया है। विश्व न्याय परियोजना ने रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जारी किया है जिसमें भारत को क्या रैंक मिली है? भारत को रैंक मिली है 79। रूल याद रखना है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत को रैंक मिली है 79 और ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत ही लेटेस्ट है रैंकिंग और
इसमें भारत का रैंक ठीक ठाक है, तो इसलिए इसको हमें याद करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। इसका रैंक हमें याद रखना है कि 79 है। नेक्स्ट है अक्टूबर 2024 में कहाँ पर पहले ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चूजे का जन्म कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा हुआ है? तो राजस्थान के जैसलमेर के सुदासरी प्रजनन केंद्र में जो है पहले ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चूजे का जन्म किया गया है आर्टिफिशियल गर्भाधान के द्वारा। तो हमें ये पता रहना चाहिए, ये हमें स्टैटिक जीके में भी पूछा जा सकता है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, तो हमें याद रखना है कि ये राजस्थान में पाए जाते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कहाँ पर पहले लेखक गांव का उद्घाटन किया गया है? तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पहले लेखक गांव का उद्घाटन किया है और इसका उद्घाटन किया है देहरादून से 24 किलोमीटर दूर थानो गांव में। हमें याद रखना है ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला लेखक गांव है, इसलिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ये देहरादून के थानो गांव में उद्घाटन किया गया है इसका, और इसका उद्घाटन किसने किया है ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं और हम आयोग को पता है कि बच्चे ज़्यादातर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को ही चूज करेंगे, इसलिए इसको याद रखना है कि इसका उद्घाटन रामनाथ कोविंद जी ने किया है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सहयोग से ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए घोटालों से बचाओ अभियान को प्रारंभ किया है? तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है कि एक अभियान चलाया गया है जिसका नाम है घोटालों से बचाओ, और ये अभियान किस लिए चलाया गया है? ताकि ऑनलाइन फ्रॉड को रोका जा सके। इसके लिए भारत सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा यानी फेसबुक के सहयोग से ये अभियान चलाया था। नेक्स्ट है वह राज्य जहां हाल ही में राज्य के सभी आवासीय स्कूलों का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर कर दिया गया है। ये हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस राज्य के सभी आवासीय स्कूलों का नाम बदल के महर्षि वाल्मीकि के नाम पे रखा गया और वो राज्य है हमारा कर्नाटक राज्य। तो हमें ये क्वेश्चन याद रखना है कि कर्नाटक के सभी आवासीय स्कूलों का नाम बदल के महर्षि वाल्मीकि के नाम पर कर दिया गया है। उसके बाद हमारा अगला सवाल आता है, जनवरी 2025 में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमें जो है पेपर में देखने को ज़रूर मिलेगा। तो इसके लिए इसमें क्या बताया गया है कि जो भारत में हर साल जो है प्रवासी भारतीय दिवस जो है उसका आयोजन किया जाता है और जनवरी 2000 जो कि 2 साल में एक बार किया जाता है। तो जनवरी 2025 में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का सम्मेलन जो है वो भुवनेश्वर उड़ीसा में किया जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद हमारा है कि अक्टूबर 2024 में सैन्य खुफिया शहीदों को समर्पित देश का पहला सतर्क पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? अक्टूबर 2024 में सैन्य खुफिया शहीदों के लिए समर्पित करता हुआ देश का पहला सतर्क पार्क है उसका उद्घाटन किया गया है पुणे महाराष्ट्र में। ये भी हमारा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सैन्य खुफिया शहीदों के लिए अभी तक कोई भी जो है समर्पित कोई भी मॉन्यूमेंट या पार्क नहीं बनाया गया था। वो सैन्य खुफिया शहीद वो होते हैं जो हमारे देश के लिए जानकारी एक दूसरे देशों में जानकारी एकत्रित करते हुए शहीद हो जाते हैं और उनका कहीं पर भी नाम जो है दर्ज नहीं हुआ होता है। उसके बाद हमारा आता है अक्टूबर 2024 में कहाँ पर स्थित मेगा इंटरनेशनल कंटेनर शिपमेंट पोर्ट्स भारत का 13वां बंदरगाह बना? तो इस क्वेश्चन में हमें 2 चीज़ें पता चलेंगी। एक तो हमें इसमें से स्टैटिक क्वेश्चन बन सकता है, करंट का क्वेश्चन तो बन ही सकता है कि भारत का 13वां बंदरगाह जिसमें मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट हो उसका भारत का 13वां बंदरगाह ऐसा कौन सा बना है? तो ये बना है ग्रेट निकोबार द्वीप के गैलेथिया खाड़ी में। इसमें हमें जो है एक स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गैलेथिया खाड़ी कहाँ पर है, गैलेथिया खाड़ी कहाँ पर है? तो ये खाड़ी ग्रेट निकोबार द्वीप के पास है और इंडियन ओशन में पड़ती है। इसको हमें याद रखना है, ये हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आता है अक्टूबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन से मंजूरी प्राप्त भारत की वैक्सीन जायवैक TCV का संबंध किस बीमारी से है?
तो टाइफाइड आजकल बहुत ही कॉमन बीमारी चल रही है। इसमें बुखार होता है और ये एक मच्छर के काटने से फैलती है। तो इसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने भारत में बनने वाली वैक्सीन जायवैक TCV को जो है मंजूरी प्राप्त की है। और ये किस बीमारी से संबंधित है? ये टाइफाइड बीमारी से संबंधित है। उसके बाद हमारा आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2024 में अपने एक निर्णय में नागरिकता अधिनियम को किस धारा की संवैधानिक वैधता प्रदान की है? तो धारा 6A है जो नागरिकता से संबंधित है और इस अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक वैधता प्रदान कर दी है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत सरकार ने किस देश के 6 राजनीतिकों को देश से निष्कासित कर दिया है? तो हमें पता ही है कि भारत और कनाडा के रिश्ते आजकल थोड़े तनाव युक्त चल रहे हैं। इसी तनाव के चलते भारत ने अपने सारे राजनीतिकों को कनाडा से वापस बुला लिया है और कनाडा सरकार के 6 राजनीतिकों को देश से निष्कासित कर दिया है। उसके बाद हमारा है कि हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने 13 से 19 अक्टूबर तक अफ्रीकी देशों अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की यात्रा की है, जिसके दौरान उन्हें राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है। तो ये उपाधि उन्हें किस देश के विश्वविद्यालय ने दी है? तो ये उपाधि उन्हें अल्जीरिया के शहीद इहादादेन अब्देल हाफिज विश्वविद्यालय है। तो इसमें हमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे देश की राष्ट्रपति किन देशों की यात्रा पे गई थी? या फिर 4 ऑप्शंस में से पूछनी है कौन सा देश है जो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, जहाँ पर वो नहीं गई थी। तो हमें ये याद रखना है कि कौन से देश हैं वो जहाँ पे वो गई थी। पहला है अल्जीरिया, एक है मॉरिटानिया और मलावी। याद कर लीजिए, अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी। उसके बाद हमें ये याद रखना है कि वो उनको कौन से देश की विश्वविद्यालय ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी है? तो वो देश है अल्जीरिया। किन देशों की यात्रा पर गई थी? अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी। और उन्हें अल्जीरिया में के शहीद इहादादेन अब्देल हाफिज विश्वविद्यालय जो है उन्होंने मानद डॉक्टरेट की डिग्री दी है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन से महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो महाराष्ट्र राज्य में एक स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी है, उसका नाम बदल दिया गया है और उसका नाम जो है रतन टाटा महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। रतन टाटा हमारे भारत के बहुत ही जाने माने उद्योगपति हैं और उनका हाल ही में निधन हो गया है। उन्हीं के सम्मान में महाराष्ट्र सरकार ने अपनी स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर रतन टाटा महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी कर दिया है। उसके बाद ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है DY चंद्रचूड़ की जगह किसे भारत का 51वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इसमें हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारत का ये जो न्यायमूर्ति हैं वो संजीव खन्ना वो कौन से नंबर के न्यायमूर्ति हैं? तो हमें याद रखना है कि वो 91वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। और उसी के अलावा पूछ सकते हैं कि उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो उन्होंने DY चंद्रचूड़ का स्थान लिया है। हमें याद रखना कि भारत के जो नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना बने हैं, जो कि 91वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं और उन्होंने DY चंद्रचूड़ की जगह ली है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, बिहार और आंध्र प्रदेश के बाद जाति सर्वेक्षण करने वाला देश का तीसरा राज्य कौन बना है? तो अभी तक भारत में बिहार सबसे पहले बिहार में जातिगत जनगणना होती है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में जाति सर्वेक्षण होता है और अब जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है तेलंगाना। ये हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिन भी क्वेश्चंस को मैं इम्पॉर्टेंट बता रही हूँ प्लीज़ आप उन लोगों को जो है इम्पॉर्टेंट उनके सामने लिखते जाइएगा, ताकि आप जब इसको रिवाइज़ कर रहे हो दोबारा तो आपको पता हो कि आपने क्या क्या पढ़ना है और क्या स्किप करना है। क्योंकि पढ़ाई वो नहीं होती, हमें स्मार्ट स्टडी करते हुए चलना है, क्योंकि अब हार्ड वर्क करने का टाइम नहीं है। अगर हम इस टाइम पे स्मार्ट स्टडी करेंगे तभी हम जो है अपना PCS के एग्ज़ाम के प्री को पार कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है लद्दाख स्थित काकसर पुल का नामकरण अक्टूबर 2024 में कारगिल युद्ध के किस कैप्टन के नाम पर रखा गया है? लद्दाख में एक पुल है जिसका नाम है काकसर पुल और इसका नाम बदल के अमित भारद्वाज के नाम पे रखा गया है, जो कि कारगिल युद्ध के शहीद कैप्टन हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है
अक्टूबर 2024 में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत में जो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र है आईपीसी जिसको कहा गया है का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है फिल्म अभिनेत्री रश्मिका मंदाना को। हम सब लोगों को पता है कि रश्मिका मंदाना की जो है एक एनिमेटेड एआई क्रिएटेड वीडियो जो है काफ़ी प्रचलित हुई थी, ये काफ़ी जो है वायरल हो गई थी और इसी के मद्देनज़र उनको जो है राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का। ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आता है अक्टूबर 2024 में अरुणाचल के नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के बाद किस उद्यान को उसकी 446 प्रजातियों के साथ देश का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया है? तो ये जो अरुणाचल के नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर सबसे ज़्यादा तितली की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, यानी कि तितली विविधता केंद्र सबसे बड़ा है। इसके बाद दूसरा जिसमें सबसे ज़्यादा तितली विविधता पाई जाती है वो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि है असम में और यहाँ पर 446 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, यानी कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान पहले नंबर पर है तितली विविधता में, तितली प्रजाति विविधता में, और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम का जो है ये दूसरे नंबर पर है तितली विविधता में जहाँ पे 446 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ गया है अक्टूबर 2024 में पहली आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता कहाँ आयोजित की गई? तो 2024 में भारत और आसियान के बीच ट्रैक 1 साइबर नीति की वार्ता जो है आयोजित की गई है और ये वार्ता आयोजित की गई है सिंगापुर में। ये एक बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एक तो ये पहली वार्ता है और इंटरनेशनल न्यूज़ में हमें ये याद रखना है कि पहली आसियान और भारत की ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता सिंगापुर में आयोजित की गई है। उसके बाद नेक्स्ट है केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शेतकारी समृद्धि किसान स्पेशल ट्रेन का शुभारंभ किया है। क्या है ट्रेन का नाम? शेतकारी समृद्धि किसान स्पेशल ट्रेन। ये किसान स्पेशल ट्रेन क्यों है? क्योंकि ये इसके स्टॉपेजेस बहुत कम हैं और ये जो है जो भी ख़राब होने वाली चीज़ें हैं जैसे कि सब्जियां, फल, इनको एक जगह से दूसरी जगह जल्दी ही पहुंचाने के लिए चलाई गई हैं और ये इसको चलाया गया है देवलाली महाराष्ट्र और बिहार के दानापुर के बीच में। कहाँ से कहाँ के बीच में? देवलाली महाराष्ट्र और बिहार के दानापुर के बीच में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लाइंग फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया गया? फ्लाइंग फेस्टिवल को आयोजित किया गया है शिमला हिमाचल में। नेक्स्ट हमारा है मध्य प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल के संकलित दस्तावेजों को हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की मंजूरी मिली है? तो ओरछा मध्य प्रदेश में पड़ता है जहाँ के ऐतिहासिक स्थल है वहाँ के संकलित दस्तावेजों को यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की मंजूरी मिली है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के ओरछा के संकलित दस्तावेजों को हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की मंजूरी मिली है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 अक्टूबर 2024 को केंद्र सरकार ने किस कट्टरपंथी संगठन पर प्रतिबंध लगाते हुए उसे आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो भारत सरकार ने एक कट्टरपंथी संगठन है उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया और उसे आतंकवादी संगठन घोषित किया है। उस संगठन का नाम है हिजब उत तहरीर। ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमको याद रखना है। इसके ऊपर प्रतिबंध बैन लग गया है और इसे आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। हम लोगों ने जीके में बहुत बार पढ़ा हुआ होगा डॉक्टर वेणुगोपाल का नाम, जो कि पहली बार सफल हृदय प्रत्यारोपण करने वाले डॉक्टर थे भारत के, और इनका निधन अक्टूबर 2024 में हो गया है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने माओवाद से प्रभावित क्षेत्र में ग्रामोदय योजना का शुभारंभ किया है? तो माओवाद से प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामोदय योजना का शुभारंभ हुआ है और इस योजना को शुरू करने वाले हैं उड़ीसा सरकार। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में पूछा जा सकता है कि ग्रामोदय योजना का संबंध किससे है, तो ये हमें याद रखना है कि इसका संबंध माओवाद प्रभावित क्षेत्रों से है। और साथ ही में इसको किसने लॉन्च किया, ये भी पूछा जा सकता है कि ग्रामोदय योजना किस राज्य सरकार की योजना है, तो ये भी याद रखना है कि ये उड़ीसा सरकार की योजना है। नेक्स्ट हमारा आता है
हाल ही में इसरो ने जापान के सहयोग से किस चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसरो और जापान का जो स्पेस सेंटर है जिसका नाम है जाक्सा, इन्होंने मिलके एक चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन की शुरू लॉन्च करने की घोषणा की है और इस मिशन का नाम रखा गया है लूपेक्स मिशन। तो लूपेक्स मिशन किसके से किसके बीच में समझौता के द्वारा में है? इसरो और जापान के बीच में। और ये किस लिए लॉन्च किया गया है? चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन है, यानी कि चंद्र के मून के पोलर पे जो है रिसर्च मिशन है इसको कहा जा सकता है। उसके बाद आता है कि 12 अक्टूबर 2024 को किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को गुजरात स्थित जामनगर राज सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया गया है? तो भारतीय क्रिकेटर हैं अजय जडेजा, उनको गुजरात के जामनगर राज्य सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया गया है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हो। हाल ही में अरावती में एक शोध सर्वेक्षण के दौरान हरियाणा के दमदमा क्षेत्र में इंडोटूटो एलिगेंटा कछुए की प्रजाति देखी गई है। ये IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की रेटिंग है, गंभीर रूप से संकट में है। इसको आप छोड़ सकते हो, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको क्रॉस कर सकते हो अपनी कॉपी के ऊपर या बुक के ऊपर या PDF के ऊपर, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले का सहुआयानी गांव, जहां कोरवा जनजाति के लोग रहते हैं, किस कारण चर्चा में रहा? आज़ादी के बाद पहली बार बिजली कनेक्शन मिलने के कारण। तो छत्तीसगढ़ का एक जिला जशपुर है जहां पर सहुआयानी गांव है, वहां पर कोरवा जनजाति के लोग रहते हैं और वहां पर आज़ादी के बाद पहली बार जो है बिजली का कनेक्शन मिला है, इसीलिए आजकल वो चर्चा है। तो इसमें से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि कोरवा जनजाति कहाँ पर निवास करती है? एक स्टैटिक जीके का पार्ट बना के पूछा जा सकता है कि कोरवा जनजाति कहाँ पर रहती है। तो हमें ये याद रखना है, कोरवा जनजाति छत्तीसगढ़ में मिलती है। कोरवा जनजाति छत्तीसगढ़ में मिलती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 29th बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो 29th बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ है जहां पर एक भारतीय फिल्म है, उसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है और इस फिल्म का नाम है विलेज रॉकस्टार, जिसको निर्देशित किया है रीमा दास ने। तो कौन सी मूवी का नाम है? विलेज रॉकस्टार, और इसने 29th बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। इसका निर्देशन किया था रीमा दास ने। नेक्स्ट हमारा है दार्जिलिंग के पदमजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान के किस कार्यक्रम को वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम द्वारा कंजर्वेशन अवार्ड 2024 के लिए फाइनलिस्ट के रूप में चुना गया है? तो हमें याद रखना है पदमजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान जो है वो कहाँ पर है? वो दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है। इसको जो है वो स्टैटिक जीके में पूछ सकते हैं। 3-4 अलग अलग प्राणी उद्यानों के नाम देके बता सकते हैं, मिलान कीजिए जैसे, या फिर कौन सा सही नहीं है, इस हिसाब से इसको पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो इसको हमें अच्छे से याद रखना है कि पदमजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान जो है वो दार्जिलिंग में है। दूसरे नंबर पे है, इसको वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम द्वारा कंजर्वेशन अवार्ड 2024 के लिए फाइनलिस्ट के रूप में चुना गया है। तो इसका एक कार्यक्रम है जिसको जो है कंजर्वेशन अवार्ड 2024 के फाइनलिस्ट के रूप में चुना गया है, और वो कौन सा कार्यक्रम है? वो है लाल पांडा कार्यक्रम। लाल पांडा कार्यक्रम का संबंध कहाँ से है? पदमजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान से। पदमजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में, और इसको कंजर्वेशन अवार्ड 2024 के लिए फाइनलिस्ट के रूप में चुना गया है। 2 अक्टूबर 2024 को किस राज्य में बायो CNG संयंत्र वाली भारत की पहली लाल टिपारा आधुनिक गौशाला का उद्घाटन किया गया? तो 2 अक्टूबर 2024 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में बायो CNG संयंत्र वाली भारत की पहली लाल टिपारा आधुनिक गौशाला का उद्घाटन किया गया है। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको याद रख सकते हो कि आधुनिक गौशाला जिसमें बायो CNG का यूज़ किया गया है, उसका उद्घाटन ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास फैक्ट क्वेश्चन आता है करंट से रिलेटेड, वो है कि WHO ने भारत को किस बीमारी से पूर्णतः मुक्त होने का प्रमाण पत्र जारी किया है? तो भारत को एक बीमारी से पूर्णतः मुक्त होने का प्रमाण पत्र मिला है WHO से, और वो बीमारी है आँखों की बीमारी ट्रैकोमा से।
इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एशिया के सबसे बड़े और दुनिया के सबसे ऊंचे इमेजिंग चेरेनेकेव टेलीस्कोप मेस यानी मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनेको एक्सपेरिमेंट का उद्घाटन अक्टूबर 2024 में कहाँ किया गया है? तो सबसे ऊंचे दुनिया का सबसे ऊंचा यानी कि 4300 मीटर ऊंचा इमेजिंग चेरेनेको टेलीस्कोप मेस, जिसको मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनेको एक्सपेरिमेंट का नाम दिया गया है, उसका उद्घाटन हानले लद्दाख में किया गया है। ये याद रखना है और ये एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा है और दुनिया का सबसे ऊंचा है। एशिया का सबसे बड़ा है और दुनिया का सबसे ऊंचा है। ऊंचाई में ये 4300 मीटर ऊंचा है। मेस इसका नाम रखा गया यानी मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनेको एक्सपेरिमेंट, और इसका उद्घाटन किया गया है हानले लद्दाख में। उसके बाद है अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोथल समुद्री विरासत परिसर के विकास को मंजूरी प्रदान की है? तो लोथल समुद्री विरासत परिसर ये गुजरात में आता है और इसको जो है मंजूरी मिल गई है, यानी कि लोथल में समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किया जाएगा अब। नेक्स्ट है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 7 अक्टूबर 2024 राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ विश्व स्तरीय सेवाओं की स्थापना के उद्देश्य से किस नीति की घोषणा की है? तो ये नीति का नाम रखा गया है हमसफर नीति। हमसफर नीति क्या है? राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ विश्व स्तरीय सेवाओं को उपलब्ध करवाने के लिए। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा है आईएनएस निर्देशक के बारे में। आईएनएस निर्देशक यह है, ये भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वेपोत है, यानी कि दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वेपोत है। इसका नाम है आईएनएस निर्देशक और ये भारतीय सेना में शामिल हुआ है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा कि PSLV 37 क्यों चर्चा में है? PSLV 37 जो है वर्ष 2017 में चर्चा में आया था, जब इसने एक साथ 104 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था, जो कि उस समय प्रक्षेपण करने वाले सबसे ज़्यादा उपग्रह एक साथ प्रक्षेपण करने वाला बन गया था PSLV 37, जिसको बाद में फाल्कन 9 ने इसके रिकॉर्ड को ब्रेक किया था। और ये अब दोबारा इसलिए चर्चा में है क्योंकि अक्टूबर 2024 के पहले सप्ताह में ये पृथ्वी के वायुमंडल में वापस प्रवेश किया है और नष्ट हो गया है। इस तरीके से हमने स्पेस डेब्रिस यानी कि जो स्पेस में कूड़ा करकट अंतरिक्ष में इकट्ठा हो रहा है सैटेलाइट्स का, उसको ख़त्म करने में हम लोगों ने अपना योगदान दिया है। इसलिए हमें याद रखना है PSLV 37 वापस पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया है और ये नष्ट हो गया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2024 को शहरों में जल और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? तो मिशन अमृत 2.0 लॉन्च किया गया है। मिशन 2.0 का संबंध किससे है? शहरों में जल और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए। तो शहरों में जल और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। इसके लिए मिशन 2.0 जो है 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती के दिन सफाई के लिए जो है, ताकि हमारे देश में सफाई ज़्यादा हो सके, साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाए, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है 3 से 5 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित पर्यावरण एंड वन्य जीव पर 12वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव वातावरण की थीम क्या थी? ये हमें याद रखना है। 12वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव वातावरण, 12वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव वातावरण, इसको कहाँ आयोजित किया गया था? इसको नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और इसकी थीम क्या रखी गई थी? वेटलैंड फॉर लाइफ। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव वातावरण जो था उसका थीम था वेटलैंड फॉर लाइफ और इसको नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2024 में मोदी ने कहाँ की पर गेल के सबसे पहले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया? तो गेल जो है एक कंपनी है ऑयल निकालने वाली, और इसने पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो है अपना बनाया है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है रांची, झारखंड में। उसके बाद 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2024 तक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन जो होगा वो गुवाहाटी, असम में होगा।
भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन गुवाहाटी असम में होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको याद रखना है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होगा, गुवाहाटी असम में। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर 2024 कहाँ पर बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है। तो बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने पोहर देवी वाशिम महाराष्ट्र में किया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि पश्मीना ऊन के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश को GI टैग प्रदान किया गया है। पश्मीना ऊन जो है इसके लिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को GI टैग दिया गया है। GI टैग हम सबको पता है किसी भी एरिया के जो है वहाँ पर बनने वाले किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को दिया जाता है और इसमें जो है पश्मीना ऊन के लिए लद्दाख को दिया गया है। GI टैग जो है 10 वर्ष के लिए दिया जाता है और 10 वर्ष के बाद इसे रिन्यू करवाना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत ने सितंबर 2024 में देश में पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र शक्ति स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। तो पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र है शक्ति। पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र, उसका नाम रखा गया शक्ति और इसको किस देश की सहायता से जो है स्थापित किया जाएगा। तो इसको अमेरिका की सहायता से स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश का पहला कार्बन तटस्थ कृषि फार्म हाल ही में घोषित किया गया है। तो देश का पहला है, साथ ही में कार्बन तटस्थ यानी कार्बन न्यूट्रल एग्री फार्म है और इसको कहाँ पर घोषित किया गया है। तो केरल के अलुवा स्थित एक बीज फार्म है, केरल में एक बीज फार्म है, वहाँ पर इस पहला कार्बन तटस्थ कृषि फार्म जो है घोषित किया गया है। देश का वह एयरपोर्ट जहां 2027 तक भारत की पहली एयर ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है। तो भारत में जो है 2027 तक हमें वो टारगेट याद रखना है, कब तक, 2027 तक। तो 2027 तक पहली एयर ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है और वो किस एयरपोर्ट पे चलाई जाएगी, वो दिल्ली एयरपोर्ट पे चलाई जाएगी। तो दिल्ली एयरपोर्ट पे 2027 तक पहली एयर ट्रेन चलाई जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, गहरे समुद्र में समुद्री जैव विविधता की रक्षा के लिए 25 सितंबर 2024 को भारत ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में किस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो UNGK का समझौता है BBNG। तो BBNG पर गहरे समुद्र में समुद्री जैव विविधता के लिए जो है भारत ने साइन किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, सितंबर 2024 के अंतिम सप्ताह में IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिभा सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या थी। तो एक है विश्व प्रतिभा सूचकांक 2024, वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स 2024। इसको कौन लॉन्च करता है या किसके द्वारा जारी की जाती है। तो ये जारी की जाती है IMD के द्वारा। तो IMD जो है इसने जो है विश्व प्रतिभा सूचकांक लॉन्च किया है और इसमें भारत की रैंकिंग आई है 58। ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप हो सके तो रैंकिंग्स वाले क्वेश्चन जो हैं अलग पेज पर लिखते जाइए ताकि आपको ये लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि ये भूल जाते हैं, तो लास्ट मोमेंट पर रिवाइज़ करने में आपको हेल्प करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, बेंगलुरु संस्थानों में किस संस्थान को शीर्ष QS ग्लोबल MBA रैंकिंग 2025। तो QS ग्लोबल MBA रैंकिंग 2025 में भारतीय संस्थानों में किस संस्थान को शीर्ष स्थान मिला है। IIM बेंगलुरु को। MBA करवाने के लिए IIM बेंगलुरु को जो है भारत में शीर्ष स्थान मिला है, लेकिन वैश्विक रैंक इसकी 53 है। वैश्विक रैंक हमने याद रखनी है, इसकी 53 है, लेकिन अगर इंडिया में पूछा जाए तो इसको जो है फर्स्ट रैंक मिली है। और ये किस रैंकिंग में मिली है, QS ग्लोबल MBA रैंकिंग 2025 में। नेक्स्ट हमारा है, सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ पर भारत के पहले ऑक्सीजन बर्ड पार्क अमृत महोत्सव पार्क का उद्घाटन किया। तो नितिन गडकरी ने भारत का पहला ऑक्सीजन बर्ड पार्क यानी अमृत महोत्सव पार्क, इसका उद्घाटन किया है NH44 नागपुर पर। ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है कि NH44 पर ऑक्सीजन बर्ड पार्क की
का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट हमारा है कि फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन वायुसेना के फ्रांसीसी मूल के विमानों के लिए कहाँ पर MRO सुविधा स्थापित करेगी। तो फ्रांस की है दसॉल्ट एविएशन और ये भारतीय वायुसेना के साथ मिलके MRO सुविधा स्थापित करेगी नोएडा उत्तर प्रदेश में। ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश PCS प्री देने वालों के लिए, क्योंकि ये यूपी स्पेशल में पूछा जा सकता है कि फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन भारतीय वायुसेना के फ्रांसीसी मूल के विमानों के लिए कहाँ पर MRO सुविधा स्थापित करेगी। तो ये स्थापित किया जाएगा नोएडा में, जहाँ पर उनकी देखभाल की जाएगी, मुरम्मत वगैरह करने का काम जो है रखा जाएगा, अपग्रेड किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में देशी गाय को राज्य माता का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो देशी गाय को राज्य माता का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। यानी महाराष्ट्र वह राज्य है जहाँ पर देशी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया गया है, और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कि किस राज्य ने लू या हीट वेव को प्राकृतिक आपदा घोषित किया। लू या हीट वेव गर्मी के मौसम में चलती हैं, जब मैदानी इलाकों में वायु दाब कम हो जाता है उस समय जो है हीट वेव चलती है उत्तरी भारत के राज्यों में। और हीट वेव के लिए जो है टर्म्स होती हैं कि जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर टेम्परेचर 40 डिग्री से ज़्यादा और पहाड़ी इलाकों में 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अगर टेम्परेचर बना रहता है तो उसमें हम उसको कहा जाता है कि यहाँ पर हीट वेव है या लू है। तो इस हीट वेव को जो है प्राकृतिक आपदा जो है घोषित किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। तो आज हमने जो है इसके साथ ही हमने जो है 2 पेज जो है भारतीय राष्ट्रीय घटनाक्रम के कर लिए हैं। अगर आपको मेरा ये अच्छा लगे आप इसको हम कल जो है इसके सेकंड पार्ट को करेंगे, और अगर आपको मेरा जो है ये अच्छा लगे तो हम जो है इसको कंटिन्यू रखेंगे। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो कमेंट भी कीजिए, और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए ताकि आप जो है इस बार बहुत सी वैकेंसी है, कहा जाता है कि 1000+ वैकेंसी रहेंगी। तो इस हिसाब से अपनी पढ़ाई को धार देते हुए चलिए ताकि आप जो है प्री पास करके मेंस लिखने के लिए क्वालिफाई कर जाएं और अपना नाम जो है PDF में देख सकें। थैंक यू।